नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं आपके समक्ष भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं मेंस के लिए एक नई बैच प्रारंभ की जा रही है, जो मुख्य रूप से हमारी जो ब्रांच है सिटी प्लाजा ब्रांच, जो कि अनुपम गार्डन के पास अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने स्थित है। ये बैच 25 सितंबर से सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के मध्य 3 विषय के साथ कक्षाएं आरंभ की जा रही है। इस क्लास की खासियत ये होगी कि ये ऑफलाइन मोड के साथ साथ आपको ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध किया जाएगा। साथ साथ इस क्लास में आपको बुक्स, बैग और निःशुल्क नोट्स उपलब्ध कराई जाएगी। आप अधिकतम जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडारण पाई जाती है? ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे एक हम देखते हैं झारखंड पे और एक आंध्र प्रदेश में। दोनों जगह पे भंडारण सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें भंडारण का तो भंडारण में सबसे अधिक है अभी आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे झारखंड। झारखंड का एक क्षेत्र प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, जो कि यूरेनियम की खान के लिए जानी जाती है और उत्पादन यहीं से अधिक होता है। तो इसके अनुसार क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। और एक जादूगोड़ा ध्यान रखेंगे झारखंड वाले हिस्से पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम उत्तर पूर्वी राज्यों का, जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, आपको जानकारी है कि भारत में कर्क रेखा मुख्य रूप से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, एक है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका झारखंड और ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और ये पश्चिम बंगाल, 6 हो गया। उत्तर पूर्व की बात करें तो एक है त्रिपुरा और इसके बाजू में आपका मिजोरम। ऐसे करके टोटल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके वजह से भारत जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार के जलवायु पाई जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो त्रिपुरा और एक मिजोरम। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, त्रिपुरा और एक है आपका मिजोरम। तो आंसर बी क्या है आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा और कौन सा स्थान ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त है? पश्चिम भारत अगर बोला जाए तो ये जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पे अरब सागर है। इस अरब सागर में सागरी तरंग या लहर का प्रयोग करके ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है टरबाइन के माध्यम से। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम देखते हैं भारत में ना, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये दोनों ज्वारी ऊर्जा के लिए जानी जाती है, ज्वारी ऊर्जा। तो यहाँ पे पूछा गया है इसके अलावा कौन सा जो क्षेत्र है जो पश्चिमी तट पे ज्वार ऊर्जा के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे अगर देखें खंभात की खाड़ी, इसको नहीं लिया जाएगा क्योंकि कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी तो है ही है। लक्षद्वीप सागर ये यहीं पे है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो ये तो आपका ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका से लगा हुआ ये वाले हिस्से पे मन्नार की खाड़ी, और इसमें दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो हिस्सा है कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी को दोनों को एक साथ लिया जा रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा पूछा जा रहा है इसके अलावा और कौन सा है, तो आपका लक्षद्वीप सागर, क्योंकि यहाँ पे एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप। ये जो हिस्सा है लक्षद्वीप, यहाँ पे ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है क्योंकि पश्चिमी तट की बात किया जा रहा है। खंभात की खाड़ी तो है ही है, लेकिन वो कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी दोनों पश्चिमी वाले हिस्से में यहाँ पे आ गया वो। लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये बी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर होगा लक्षद्वीप सागर, क्योंकि लक्षद्वीप यहाँ पे क्या है अरब सागर वाले हिस्से में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जादूगोड़ा खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया जादूगोड़ा खान के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन, इसका आंसर आप लोग देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कुछ क्वेश्चन पहले। देखते हैं आगे, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया
मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस शहर को कहा जाता है? बात करें अगर मैनचेस्टर, तो भारत में जो सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र है गुजरात का अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद, इस अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, भारत का मैनचेस्टर। यही बात करें उत्तर का मैनचेस्टर, तो यूपी का कानपुर को बोला जाता है, और दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु का कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ये दक्षिण का है, ये उत्तर का है, और संपूर्ण भारत का कौन सा है आपका? अहमदाबाद। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखे तो कूर्ग नहीं है, बेंगलोर नहीं है, मैंगलोर। डी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है। पहला कथन देखते हैं, सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है, ये सही है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से होकर प्रवेश करती है, ये भी सही है। झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है, ये भी सही है, क्योंकि झेलम नदी निकलता है वेरीनाग झील या शेषनाग झील हम पढ़ते हैं वहां पे, तो तीनों सही है। चौथा देखते हैं, चिनाब जो है चंद्र और व्यास नदी के संगम से बनती है क्या? नहीं, चिनाब नदी जो है मुख्य रूप से चंद्र और एक है भागा, दोनों के संगम से बनती है चिनाब नदी, चंद्र और भागा। ये ध्यान देंगे आप लोग, जब हम हिमाचल प्रदेश में पढ़ते हैं तांडी नामक क्षेत्र पे, तो उस हिस्से में क्या बनता है? ये दोनों संगम से वहां पे चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत। कहने का तात्पर्य है गलत चुना गया है, तो डी आंसर क्या होगा आपका? ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौहनगर भारत का स्टील शहर तथा भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? हम देखते हैं कि भारत में जो लौह उद्योग से संबंधित सबसे पहला उद्योग की बात करें तो टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, हम टिस्को के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि अगर बात करें लोहे का भंडारण का, तो भारत में लोहे का भंडारण झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों के आसपास है यहाँ पे। तो जब झारखंड में पहला उद्योग स्थापित किया गया टिस्को, तो इस कारण टाटा, जिसको आप टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, तो जमशेदपुर जो है क्या है? लौह नगर के नाम से जानी जाती है झारखंड पे, ये इसी को टाटा नगर भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? सुंदरवन जो है हमारे यहाँ, आप पश्चिम बंगाल में जो डेल्टाई मैदान पढ़ते हैं उसमें सुंदरवन का डेल्टा पढ़ते हैं, तो वो जो वहां पे जो वन पाया जाता है वो किसके लिए जानी जाती है? शुष्क वन है क्या? नहीं है। पर्णपाती वन, ये भी नहीं है। यहाँ पे जो वन पाया जाता है उसको ज्वारीय वन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये समुद्र किनारे पे है। ठीक है, और समुद्र किनारे पे जो वन पाए जाते हैं या डेल्टाई प्रदेश पे, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है ज्वारीय वन, ज्वारीय वन। और इसी के अंदर पाया जाता है सुंदरवन, जिसको सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो गंगा नदी और यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के द्वारा निर्माण किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, हमारे यहाँ मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, अगर विश्व में बोला जाएगा तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ओजोन लेयर की बात करें तो ये जब हम वायुमंडलीय लेयर पढ़ते हैं, वायुमंडलीय, तो एक सबसे नीचे में आता है आपका क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फियर, ये कहलाता है ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर हम पढ़ते हैं समताप मंडल, समताप मंडल ये कहलाता है स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर हम पढ़ते हैं मध्य मंडल, जो कहलाता है मेसोस्फियर। फिर आता है आपका आयन मंडल, और सबसे ऊपर होता है आपका बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर। ये एक्सोस्फियर, ये आयनोस्फियर। हम अगर देखें यहाँ पे, ये जो हिस्सा है 0 से लेकर 18 और ये लगभग 50 किलोमीटर पे है। तो क्षोभ मंडल का 3 किलोमीटर और यहाँ का 17 किलोमीटर। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका ओजोन लेयर। ओजोन सर्वाधिक विस्तार समताप मंडल में होने की वजह से ही समताप मंडल को बोला जाता है कि ओजोन लेयर वहीं पे पाया जाता है। लेकिन हम बात करें तो कुछ किलोमीटर क्षोभ मंडल में भी होता है, और सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है तो
समताप मंडल में। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ए आपका सही आंसर होगा। आप मैप में इस प्रकार से देख सकते हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे क्या जितने भी मौसमी घटनाएं हैं, आंधी तूफान पानी बरसात, ये है। जैसे ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में तो आप देखते हैं ये एरोप्लेन वगैरह वहीं पे चलती है, क्योंकि ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है, वहां पे समान होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में समताप, तो समान ताप होता है, तो वहीं पे चलता है। यहाँ पे वहीं भी पाया जाता है आपका ओजोन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार का मरुस्थल है? हम देखते हैं कि भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा जो है वो मरुभूमि है, जैसे कि एक अरावली पर्वत है ये, और इसके पश्चिम का जो भूभाग है ये क्या है आपका? थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल जो पाकिस्तान और भारत के मध्य क्या है? ये विस्तार है। तो राजस्थान के सीमा का अर्थात राजस्थान के कुल एरिया का कितना प्रतिशत थार का मरुस्थल है? तो राजस्थान का लगभग 61% एरिया क्या है? थार का मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सी आंसर आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि पर पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? तिथि दी गई है और पूछा गया इसमें कौन सी तिथि पर सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी अधिक होती है। तो हम पढ़ते हैं कि सूर्य जो केंद्र पे है और इसके चारों ओर पृथ्वी जो है इस प्रकार से गति करती है, दीर्घ वृत्ताकार गति करती है पृथ्वी। तो एक समय पृथ्वी यहाँ पे होगा, एक समय पे यहाँ पे होगा। मैं चार स्थिति यहाँ पे बता रहा हूँ आपको पृथ्वी की स्थिति। तो आप देख पा रहे हैं पृथ्वी एक समय में सूर्य से अधिक दूरी पर है और एक समय सूर्य से न्यूनतम दूरी पर है। जब अधिक दूरी पर होता है ये वाला स्थिति तो ये घटना कहलाती है अपसौर, ये कहलाती है अपसौर। और जब सूर्य और पृथ्वी सबसे नजदीक होते हैं तब ये कहलाती है उपसौर। उपसौर अब एक निश्चित तिथि पे होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में क्या करती है? भ्रमण करती है, अर्थात कोई ना कोई तिथि फिक्स होगा। तो ये जो अपसौर होता है ये 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई। और उपसौर होता है ये 3 जनवरी को होता है। तो ध्यान रखेंगे ये 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी सबसे नजदीक होते हैं और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो 4 जुलाई दिया गया है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, जिसको अपसौर भी बोला जाता है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है? अगर हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो टोटल 7 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जैसे कि ये मैप में ध्यान देंगे, यहाँ पे ये गुजरात से लेकर ये आपका पीओके वाला हिस्सा तक पाकिस्तान है, यहाँ पे छोटा सा अफगानिस्तान बनाता है कुछ हिस्से पे, और ये आपका चीन है, ये वाला हिस्सा ये नेपाल है आपका, और यहाँ पे आपका भूटान है, और ये वाला जो हिस्सा है ये म्यांमार, और ये जो हिस्सा बाउंड्री जो शेयर कर रहा है ये आपका बांग्लादेश। तो आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये 7वां बांग्लादेश। टोटल 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अब इसमें से सबसे लंबी सीमा की बात करें तो ये जो बांग्लादेश है ये 4096 किलोमीटर क्या करती है? सीमा साझा करती है, ये ध्यान रखेंगे। चाइना जो है 3488 किलोमीटर करता है, और पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर। तो ये तीनों टॉप के हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन है? तो बांग्लादेश। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे बांग्लादेश दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो तीनों को ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाती है जो कि उत्तर पूर्वी वाले हिस्से का है हमारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे वो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? बात करें भारत में टोडा जनजाति का, तो भारत का जो दक्षिणतम जो भूभाग है, एक आप पढ़ते हैं पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट, जहां पे दोनों संगम करती है वो पर्वत का नाम है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी। और इसी नीलगिरी पर्वत में निवास करती है कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे सी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो हम देखते हैं भारत में जैसे श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है, गुलाबी क्रांति है।
उसी प्रकार से भारत में नीली क्रांति की बात करें तो नीला मतलब पानी से याद कर लेना, पानी नीला कलर का होता है, तो उसमें किसका पालन होता है? मत्स्य का पालन होता है, तो मछली पालन से संबंधित है ये, ऐसा याद कर लेना आप, ठीक है ना। तो मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो बात करें यमुना और सोन का, तो हम भारत में अगर देखें ये वाला स्थिति, तो सोन नदी जो है, एक आप पढ़ते हैं विंध्याचल, एक पढ़ते हैं आप सतपुड़ा, और ये सतपुड़ा का जो पूर्वी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है आपका मैकाल, और एक है आपका कैमूर। तो हम देखते हैं कि अमरकंटक का जो पठार है यहीं से निकलता है सोन नदी, जो कि गंगा नदी पे जाके मिलती है, गंगा नदी पे जाके मिलती है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से ये प्रवाह होती है। तो यहाँ पे जो कैमूर पर्वत है क्या हुआ, इसकी दिशा को मोड़ दिया, और एक आप पढ़ते हैं यमुना नदी। तो इन दोनों के मध्य जल विभाजक कौन सा पहाड़ हुआ? कैमूर, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो भांडेर, मैकल और कैमूर, तो सी आंसर क्या होगा आपका? ये सही होता है। ये मुकुंदरा की पहाड़ी है राजस्थान वाले हिस्से में, राज मुकुंदरा जिसको बोला जाता है। गरस्ता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चिकता साठा क्या है? शब्द दिया गया है गरस्ता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिकता साठा, निम्न में से है क्या चीज? तो हम इसको अगर जलवायु के अनुसार देखें तो जैसे कि ये 0 है इक्वेटर, ये साउथ में 30 अक्षांश, ये नॉर्थ में 30 अक्षांश, ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ, और 60 में लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो 30 अक्षांश जो होता है ये लो टेम्परेचर हाई प्रेशर जोन होता है, और 60 जो है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर जोन होता है। तो हवाएं हमेशा हाई से कहाँ जाती है? लो प्रेशर की ओर, और यहाँ की जो हवा चलती है इस दिशा पे चलता है, इस प्रकार से। तो अगर आप हवा की दिशा देख रहे हैं, अगर दिशा को लेना चाहेंगे तो एक आप पवन उठा लो यहाँ से, तो कौन सी दिशा से हुई है? पश्चिम दिशा से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब पश्चिम से चल रही हवाएं। और ये हवाएं जब 40 में पहुंचती है, 40 अक्षांश में, तो गरस्ता चालीसा बोलते हैं। जब यही 50 में पहुंचती है तो प्रचंड पचासा, और 60 में पहुंचता है तो चिकता साठा के नाम से जाना जाता है। समुद्री घटनाएं होती है वहां पे फिर। तो ये जो नाम है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, जब 30, 40 और ये 50 यहाँ पे जब जाती है तब। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसे? ये पश्चिमी पवने है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? किसका भूभाग है शिवालिक की पहाड़ियां? अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट या हिमालय? तो हम जब हिमालय पढ़ते हैं तो हिमालय करने का 3 पार्ट पढ़ते हैं, एक ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर आपका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? अर्थात सागर में ऐसा कौन सा सागर है जिसमें लवण की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन अगर देखें यहाँ पे, हिंद महासागर, अरब सागर, मृत सागर और ये लाल सागर। ये जो मृत सागर है ये सबसे अधिक लवण वाला क्षेत्र है, अधिक लवण। आप देखे होंगे कभी भी किसी भी चीज में कि यहाँ पे जब मनुष्य जब वहां पे जंप करता है या तैरने की कोशिश करता है तो ये सागर के ऊपर में ऐसा तैरते रहते हैं, क्योंकि इस सागर में लवण की मात्रा अधिक है, जिसकी वजह डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा है मतलब आप जंप भी करोगे तो आप उसको ऊपर तैरते रहोगे। तो इस प्रकार से क्या है, मृत सागर क्या है, सबसे लवण वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ बात करें अगर विश्व के भूगोल पे तो हम देखते हैं जो प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है और वो भी ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो ये भूभाग है यहाँ पे ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है क्या? ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल रीफ आप सुने होंगे, उसी प्रकार से मूंगा, ये वाला हिस्सा। और ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो आंसर होगा आपका डी। तो ये जो क्वेश्चन जितने अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आगामी परीक्षा व्यापम के चाहे प्री के एग्जाम हो, क्योंकि अभी व्यापम के कुछ एग्जाम आने वाले हैं उसमें काफी महत्वपूर्ण होगा, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।